हेलो एवरीवन, वेलकम टू B2 स्टडीज। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। देखना, हम फिजिक्स पर बात कर रहे थे और फिजिक्स में भौतिकी में हम पहला चैप्टर आज कर रहे हैं। पहला जो चैप्टर है वो यांत्रिकी है, मैकेनिक्स का। यांत्रिकी में पहले सबसे पहले बात आती है मात्रक के ऊपर कि किसी भी वैल्यू को मापने के लिए एक छोटी इकाई का काम में लिया जाता है और वह छोटी इकाई या तो वह स्वेच्छा से चुन ली गई है और जब स्वेच्छा से चुनकर उसे इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता जब मिली है तो वो क्या रहेगा, मात्रक रहेगा। या किसी भी परिमाण को मापने के लिए या उसका निश्चित अगर परिमाण है तो उसे मात्रक का नाम दिया गया है। मान लीजिए कि कोई राशि बल है या कोई भी स्थिति रहेगी कि फोर्स मेरे द्वारा किसी जगह पर लगाया गया है। जब ये फोर्स लगाया गया है तो इस बल का जो मात्रक होता है वह न्यूटन होता है। अब इसे न्यूटन से मापा गया है तो स्थिति क्या है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। कितने परिमाण का बल है, कितनी रहेगी, कितना फोर्स लगाया गया है। यदि मान लीजिए मैंने कहा कि 1 न्यूटन, अब 1 न्यूटन का स्थिति आ गई है कि यहां पर जो बल का परिमाण रहेगा वो 1 न्यूटन है, या मैंने कहा कि यहां 10 न्यूटन, तो ये निश्चित परिमाण है। और जब ये निश्चित परिमाण किसी चीज को दर्शाने की क्षमता रखता है तो वह क्या रहेगा, उसे ही मात्रक कहा गया है। अब ये जो मात्रक होते हैं तो प्रत्येक भौतिक राशि को मापने के लिए स्वेच्छा से चुने गए किसी भी परिमाण को मात्रक का दर्जा दिया गया है। अब इस मात्रक में पहली बात आती है राशियां। एक होती है सदिश राशि और एक होती है अदिश राशि। सदिश और दूसरा होता है अदिश। सीधी सी बात है, एक वेक्टर और एक स्केलर की स्थिति है। जब वेक्टर और स्केलर की स्थिति रहेगी तो इसमें बात आती है, पहले देखा जाए सदिश राशि, तो सदिश का मतलब होता है दिशा के साथ। कोई भी राशि है, यदि उसके परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान करवा दिया जाए तो वह किस दिशा में जा रही है, कितनी स्थिति है, कितनी दूरी है, तो उसमें मतलब क्या है, से का मतलब साथ में और दिशा का मतलब दिशा के साथ। तो सदिश राशियां वो होती हैं जिनमें वो व्यक्त करने के लिए परिमाण, मैग्नीट्यूड, और उस परिमाण के साथ साथ क्या रहे, उसकी दिशा का भी ज्ञान होता हो। तो दोनों यदि होती है तो क्या रहेगा, वो सदिश राशियां कहलाती हैं। मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा कि कोई वेग है। अब ये वेग जो रहेगा वो कितना रहेगा, मतलब रहेगा कि वेग है कि भाई वो 5 किलोमीटर पूर्व की ओर है, 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर है। तो उसमें दिशा का ज्ञान दे दिया है कि 5 किलोमीटर है, लेकिन वह पूर्व में है कि पश्चिम में है। तो ये जो स्थिति होती है दिशा का ज्ञान देना, परिमाण के साथ साथ दिशा का भी स्थिति रहे। या फिर दूसरा रहेगा विस्थापन। अब जो विस्थापन है तो यह विस्थापन भी कितना रहेगा कि जो मेन स्थिति होती है उस मेन जगह से वह कितनी दूरी पर है और किस दिशा में रहेगा, पूर्व में है, पश्चिम में है, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, जो भी स्थितियां रहेंगी। या फिर मैंने कहा है बल। अब ये बल का जो मान रहेगा, बल भी रहेगा तो कहां, न्यूटन। और किस न्यूटन, किसके ऊपर, किसी वस्तु के ऊपर, दाएं बाएं ऊपर नीचे, कहां पर, तो जहां पर भी दिशा का ज्ञान हो वह राशियां जो रहेंगी वो कैसी रहेंगी, परिमाण के साथ साथ सदिश राशियां, वेक्टर राशियां कहलाती हैं। लेकिन जो दूसरी अदिश राशियां होती है, स्केलर स्थिति, तो इस स्केलर राशि के अंदर दिशा का ज्ञान नहीं होता है, परंतु इसमें किसका रहेगा, परिमाण का ज्ञान होता है केवल। अब जब दिशा का ज्ञान नहीं होता है तो कौन सी राशियां रहेंगी, अदिश राशियां कहलाती हैं। दूसरी बात आती है कि इसमें कुछ मूल राशियां होती हैं, और ये जो मूल राशियां होती हैं इसका मतलब ये होता है कि जिन्हें वैश्विक तौर पर या इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता दे दी गई है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी राशि को जन्म नहीं दे सकता, मैं भी दे सकता हूं, आप भी दे सकते हैं। लेकिन यदि उस राशि को कितने लोगों के द्वारा, कितने व्यक्तियों या कितने देश के द्वारा मान्यता दी जाती है या उसे मान लिया जाता है, स्वेच्छा से चुन लिया जाता है, तो वही जो राशियां होती हैं जिनमें ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं और जिन्हें सभी लोगों के द्वारा अपना ली जाती हैं, तो वो सारी राशियां कैसी होती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। अब इस मूल राशियों में जो है वो क्या रहेगी, आपकी दूरी है। अब दूरी को या तो आप मीटर में नापते हो या आप किलोमीटर में नापते हो।
तो ये क्या रहेगी, दूरी है जिसमें आप मीटर या किलोमीटर की स्थिति में मापते हो। या फिर आपका क्या रहेगा, समय है। ये समय भी जो होता है या तो आपने सेकंड में मापा होगा या मिनट में मापा होगा। तो ये निश्चित है कि सेकंड या मिनट या घंटे के हिसाब से, तो ये सभी लोगों के द्वारा उसी आधार पर मान लिया जाता है या मापा जाता है। देखना, अब मूल राशियां जो होती हैं वो 7 होती हैं, और जब इन मूल राशियों के साथ साथ इनके मात्रक भी पूछ लिए जाते हैं कि जो एसआई स्थिति या स्टैंडर्ड जो यूनिट होती है उसके आधार पर कितने 7 को क्या दे दिया गया है, मूल मात्रक दे दिया है, मूल राशियों का दर्जा दिया गया है। मूल राशियां वे राशियां होती हैं जो स्वतंत्र होती हैं, अर्थात किसी के ऊपर निर्भर नहीं होती हैं। जब किसी के ऊपर निर्भर नहीं है तो उनका खुद का एक क्या रहेगी, एक खुद की स्ट्रेंथ रहेगी, खुद की स्थिति रहेगी, और उसी खुद की स्थिति के साथ साथ वो अन्य जगहों पर काम आती है। इसीलिए जो मात्रक रहेंगे या मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं, वहां से सीधा से एक सवाल बन सकता है, छोटे एग्जाम में ज्यादा बनने की कोशिश रहती है कि जो मूल राशियां हैं वो कौन सी हैं या इन निम्न में से कौन सी मूल राशि है। तो देखना, पहली जो राशि है वह है लंबाई, और इस लंबाई को या तो किसमें मापा जाता है, इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका जो मात्रक होता है वह होता है मीटर। अब इसका संकेत क्या है, तो इसका जो संकेत होता है वह होता है एम। लंबाई को हम मीटर में मापेंगे, मात्रक क्या होता है मीटर, या संकेत रहेगा वो रहेगा एम। दूसरी जो स्थिति होती है वह होती है द्रव्यमान की, कि द्रव्यमान जो होता है इस द्रव्यमान को किस में मापा जाता है, तो यह जो मापा जाएगा यह आपका किलोग्राम में मापा जाता है, और किलोग्राम के साथ साथ इसकी जो वैल्यू होती है या संकेत जो होता है वह भी किलोग्राम है। उसके बाद स्थिति होती है समय की। अब समय जो होता है वह सेकंड में मापा जाता है, और सेकंड में मापा जाता है तो इसका मात्रक क्या होता है, सेकंड ही, एसईसी या एस होता है। फिर बात आती है समय के बाद विद्युत धारा की, इलेक्ट्रिसिटी। इस इलेक्ट्रिसिटी को एम्पियर में मापा जाता है, और इसका संकेत जो होता है वह ए होता है। देखना, उसके बाद विद्युत धारा के बाद इसकी ताप होता है, अगला क्या रहेगी राशि, तापमान या टेम्परेचर। इस तापमान को केल्विन में मापा जाता है, क्या रहेगा संकेत, केल्विन, और संकेत रहेगा के। फिर बात आती है ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस। तो इस ज्योति तीव्रता को या ल्यूमिनस को कैंडिला में मापा जाता है, और इसका जो मात्रक होता है या संकेत जो होता है वह CAD होता है, सॉरी CD होता है। उसके बाद देखा जाए तो फिर आती है पदार्थ की मात्रा, कि कितना पदार्थ किसमें लिया गया है, तो इसे जो मापा जाता है वह मोल में मापा जाता है, मोल। अब यहां से जो रहेगा ये मूल मात्रक रहेंगे या मूल राशियां जो होती हैं, इन्हें क्या दिया गया है, 7 है, और 7 का पूछ लिया जाता है कि क्या संकेत है क्या नहीं है। देखना, इसके साथ साथ कुछ राशियां और होती हैं, और वहां पर बात की जाए तो ये इकाइयां जो होती हैं दूरी के लिए काम में ली जाती हैं। अब दूरी जो है मैंने ये कहा कि मीटर में मापी जाती है, और मीटर में इसका जो संकेत है वो एम होता है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसी राशियां हैं जिनको लंबी दूरी के मापने के लिए काम में लिया जाता है। देखना, इसमें जो होगा सवाल यहां से ना बनकर इन स्थितियों से ज्यादा बनने की उम्मीद रहती है। पहला जो है वो होती है खगोलीय इकाई। अब खगोलीय इकाई का मतलब यह है कि भाई कौन स्थिति, या सूर्य से बात की जाए तो मान लीजिए कुछ इस प्रकार की स्थिति है, और यहां पर आपका सूर्य है, ये सूर्य चमक रहा है, और इस पिंड के चारों तरफ जो भी उपग्रह चक्कर लगाते हैं वो कौन सी कक्षा में, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। जब ये दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे होते हैं तो एक स्थिति होती है कि वह पिंड समीप रहे उस सूर्य के, और दूसरी स्थिति होती है कि वह उससे अधिकतम दूरी पर हो।
जब यह स्थिति होती है तो इस स्थिति को कहा जाता है उपसौर की स्थिति। और जब यह सबसे दूरी पर होता है यह पिंड उपग्रह, तो उसे कहा जाता है अपसौर की स्थिति। अब इसे एक स्थिति है पास की और एक रहेगी उस पिंड से सबसे दूरी पर। अब इसे जो कहा है उपसौर की स्थिति कहा है और इसके कहा है अपसौर की स्थिति। अब ध्यान देना कि जब यह सूर्य के पास में पिंड है तो यहां पर क्या रहेगी, प्रकाश की किरणें या सूर्य की किरणें तेज गति से मिलेंगी, और जब तेज गति से मिलेंगी तो क्या रहेगा, गर्मी की स्थिति रहेगी। और जब यह सबसे दूरी पर है तो जब दूरी पर रहेगा तो यहां पर प्रकाश क्या रहेगा, देरी से पहुंचेगा, और जब देरी से पहुंचेगा तो इसमें जो बैलेंस रहेगा वो क्या रहेगा, या ठंड की मात्रा ज्यादा रहेगी। यदि मैं इस सूर्य को मान लीजिए यहां मान लूं, इन दोनों के बीच में, या औसत दूरी को मान लिया जाए, तो जब इस औसत दूरी को जो नाम दिया गया है वो नाम दिया है 1 खगोलीय इकाई। मतलब दोनों के बीच की अगर औसत दूरी को मान लिया जाए कि ना तो यह पिंड कहीं से दूरी पर है और ना ही किसी पिंड से यह समीप में है, यदि बीच की स्थिति मान लिया जाता है तो उसे जो नाम दिया है वो क्या दिया है, उसे 1 खगोलीय इकाई नाम दिया गया है। अब यह पहली बात तो क्यों जरूरी है, या एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्यों जरूरी है, या एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितनी होती है, तो यह जो दूरी होती है यह होती है 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10 टू पावर 11 मीटर होती है। अब इतनी दूरी को हमने नाम क्या दे दिया है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या एक खगोलीय इकाई। जब ये एक खगोलीय इकाई दूरी है तो हमें जरूरत क्यों पड़ी, तो देखना यूपीएससी ने एक बार पहले सवाल पूछा था और शायद 2015 के प्री में सवाल पूछा गया कि गोल्डीलॉक जोन से मतलब क्या है, या आपका अभिप्राय क्या है गोल्डीलॉक जोन। तो देखना इस स्थिति को देखना दोबारा से, मान लीजिए कोई भी पिंड की खोज करना है, हम पृथ्वी पर रहते हैं और हम यही मानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन है। हो सकता है इस ब्रह्मांड में और भी पिंड रहे हो और वह भी सेम पृथ्वी के समान दूरी पर ही हो। किससे दूरी, सूर्य से दूरी, और उस जगह पर भी जीवन संभव हो सके। अभी तो हम केवल इतना ही मानते हैं, अभी खोज जारी है। ऐसा भी तो हो सकता है कि पृथ्वी के आकार के इस ब्रह्मांड में पता नहीं कितने पिंड हैं जिनके ऊपर जीवन संभव है। तो उसे मापा कैसे जाएगा, इसी आधार पर मापा जाएगा कि उसकी सूर्य से दूरी कितनी है। मान लीजिए जब दूरी की बात आती है कि वह औसत दूरी के आसपास की स्थिति हो। अब औसत दूरी से मतलब यह है कि वहां पर टेम्परेचर भी सूर्य का ठीक ठाक पहुंचे, ठीक ठाक गर्मी भी हो, ठीक ठाक ठंड भी हो। जब ऐसी स्थिति होगी तभी तो जीवन संभव हो पाएगा, तभी तो मनुष्य वहां पर रुक पाएगा। किसके तापमान की बात कर रहा हूं, पृथ्वी के समान तापमान की स्थिति रहेगी। अब दूरी के बाद दूसरी स्थिति आती है कि वहां पर पानी भी संभव हो, क्योंकि जब दूरी समान है, दूरी स्थिति ठीक है, टेम्परेचर ठीक है, तो पानी की स्थिति भी रहे। अब जब पानी होगा, दूरी पृथ्वी के आसपास की रहेगी, तापमान जब बराबर होगा या पृथ्वी के आकार का वह पिंड होगा, तभी तो उस पिंड पर जीवन संभव हो पाएगा। तो यह जो दूरी के लिए होता है, मतलब लंबी दूरी को मापने के लिए जब किसी यूनिट का उपयोग किया जाता है तो वह क्या है, एक खगोलीय इकाई। इसे ये कहा है कि सूर्य से उस पिंड की औसत दूरी को एक खगोलीय इकाई का नाम दिया गया है। इसकी जो वैल्यू होती है वह होती है 1.5 इंटू 10 टू पावर 11 मीटर। दूसरी देखना, दूसरी जो इकाई होती है या दूसरी जो वैल्यू होती है वह होती है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। अब एक लाइट ईयर किसे कहेंगे या किसे कहा जाता है प्रकाश वर्ष, तो देखना मान लीजिए यह सूर्य है, और जब यह सूर्य है तो इस सूर्य से प्रकाश कितने समय में चलकर वह पृथ्वी तक क्या आता है, लाइट आती है, उसका प्रकाश दिखाई देता है। अब इसने जो दूरी तय की है वह कितनी है, तो यह माना जाता है कि प्रकाश 1 सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर जो दूरी होती है वह तय करता है 1 सेकंड में। जब 1 सेकंड में वह 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है तो 1 वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को क्या नाम दिया है। हो सकता है
कि भाई पृथ्वी तक उसे आने में कितना समय लगता है, 8 मिनट लगभग 20 सेकंड के आसपास, 18 से 20 सेकंड के आसपास की स्थिति होती है। और यह जो पृथ्वी तक इतने समय में पहुंचता है, तो हो सकता है ना कि कोई एक ऐसा पिंड हो और वह उस पिंड तक प्रकाश का या सूर्य का प्रकाश पहुंचने में 1 साल लगता हो। और जब 1 साल लगता हो तो वह कितनी दूरी पर रहेगा, इसी को तो मापन किए करेंगे। अब जब मापन करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि मीटर में माप देंगे या उसको उसी चीज में लंबाई में नाप देंगे, तो वह जो रहेगी वह भी लंबी दूरी का इकाई रहेगी। अब ये जब लंबी दूरी की है तो प्रकाश, मैंने कहा कि 1 सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर दूरी को तय करता है। जब ये 3 लाख किलोमीटर है तो इसे क्या रहे, इसे किससे दर्शा रहा हूं मैं, 10 की पावर 8 मीटर से। यह इतना रहेगा। जब ये इतनी वैल्यू रहेगी तो प्रकाश 1 साल में कितना चलेगा। अब देखना, 1 वर्ष में 365 दिन। अगर दिनों की बात की जाए तो एक दिन में कितने, 24 घंटे। 24 घंटों में अगर मैं मिनट की बात करूं तो 60 मिनट। 60 मिनट में अगर बात की जाए सेकंड की तो 60 सेकंड। अब ये जो स्थिति रहेगी वो कितनी रहेगी, 1 साल की। और जब 1 साल की रहेगी तो 1 साल में या 1 सेकंड में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर। अब ये जो वैल्यू रहेगी, इसे गुणा करने के बाद जितनी वैल्यू आ रही है वह रहेगी प्रकाश के द्वारा 1 साल में तय की गई दूरी। अब ये कितनी रहेगी, ये वैल्यू आएगी 9.45 इंटू 10⁻15 मीटर। मतलब ये है प्रकाश के द्वारा 1 साल में तय की गई जो दूरी रहेगी उसे 1 प्रकाश वर्ष का नाम दिया है। इसका मतलब है कि प्रकाश जो है वो 365 दिन में चलेगा। एक दिन में कितना घंटे होते हैं, सॉरी कितने स्थिति रहेगी, 24। अब दिन और रात की स्थिति 24 घंटे। अब उस 24 घंटे में कितना 1 घंटा होता है, 1 घंटा कितने का है, 60 मिनट का। और 60 मिनट के बाद 1 मिनट जो होती है वो 60 सेकंड की होती है। अब मैंने 1 सेकंड से फिर क्या कर दिया, उसको गुणा कर दिया, क्योंकि प्रकाश 1 सेकंड में चलता है 3 लाख किलोमीटर। जब यह वैल्यू गुणा करेंगे तो 1 साल में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी होती है 9.45 इंटू 10⁻15 मीटर। अब देखना, इसके बाद एक इकाई और होती है जो लंबी दूरी को मापने के लिए होती है और उसे नाम दिया गया है पारसेक। अब ये पारसेक जो होता है, पहली बात तो किसके द्वारा दिया गया है, तो ये पारसेक जो इकाई होती है वह रोमन लोगों के द्वारा की गई है। रोमन जो लोग थे उन्होंने कहा है कि भाई पारसेक जो होगा, अब इनकी भी देखना, इनका जो 1 सेकंड होता है वह होता है 3.26 वर्ष। हम पृथ्वी पर रहते हैं और जब पृथ्वी पर रहते हैं तो हमने 1 सेकंड को छोटी सी इकाई माना है कि मैंने पलक झपकाई तो वह पलक झपकने से ही क्या रहेगा, 1 सेकंड की स्थिति रहेगी, वो बहुत कम समय में रहेगा। लेकिन इनका जो 1 सेकंड है वह कितना है, 3.26 वर्ष है। 1 सेकंड का समय जो रहेगा वो उनके लिए 3.26 वर्ष रहेगा। अब जब 3.26 रहेगा, अब इस सेकंड को जो नाम दिया है वो दिया है 1 आर्क सेकंड। अब इसका मतलब ये है कि यह हमारी जो इकाई रहेगी बहुत तुच्छ रहेगी इसके आगे, और यह क्या रहेगी, ज्यादा समय है, 3.26 वर्ष रहेगा। तो यह जो है इसे नाम दिया गया है कि 1 आर्क सेकंड में, 1 आर्क सेकंड में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी। और प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी का मतलब यह है कि जो प्रकाश 1 सेकंड में चलेगा हमारे लिए अलग स्थिति रहेगी और यहां के लिए 3.26 वर्ष है। जब ये 3.26 वर्ष है तो इसे जो नाम दिया गया है वो पारसेक नाम दिया गया है। अब देखना, सवाल यहां पर 3 चीजें देखी, एक खगोलीय इकाई, दूसरी जो स्थिति है वो है आपकी प्रकाश वर्ष, और तीसरा आपने देखा पारसेक। अब इसमें आपसे संबंध पूछ लेगा, बताइए इसे बढ़ते से घटते क्रम में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछेगा। अब सबसे बड़ी इकाई कौन सी है,
पारसेक क्यों? क्योंकि इनके रोमन लोगों के लिए कितना समय रहेगा? 3.26 वर्ष कितना है? 1 आर्क सेकंड है। तो सबसे जो बड़ी इकाई होती है वह होती है पारसेक। उसके बाद जो दूसरी इकाई है वो है प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष में या 1 सेकंड में चली गई दूरी की स्थिति। कितनी है? 3 गुणा 10⁸ मीटर, मतलब 3 लाख किलोमीटर। तो यह जो होगा दूसरा होगा प्रकाश वर्ष। और उसके बाद जो दूरी होती है वह होती है खगोलीय इकाई। तो सबसे बड़ी बात है कि आपकी यहां से संबंध अगर पूछ ले तो इस तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा रहेगा? पारसेक। उसके बाद कौन सा रहेगा? प्रकाश वर्ष। और उसके बाद जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी खगोलीय इकाई की। तो ये जो होता है यहां से सवाल बनता है, बल से नहीं बनेगा, दूरी से नहीं बनेगा, लेकिन यहां से जो सवाल बनेगा या तो खगोलीय इकाई से, या प्रकाश वर्ष की वैल्यू पूछेगा, या पारसेक की स्थिति को जांचेगा, या उनसे संबंध देगा। आपको तीनों देगा और तीनों देने के बाद कहेगा इसे बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में सेट कीजिए। अब देखना, उसके बाद बात करते हैं गति के ऊपर या बल के ऊपर। जब बल पर बात करते हैं तो बल जो रहेगा, पहले तो हमें जो बताया था वो भाई साहब न्यूटन थे, और इन्हीं न्यूटन ने बल को डिस्कवर कर दिया। बल जो स्थिति रहेगी, इस बल में यदि बात की जाए तो मैंने कहा कि एक तो क्लासिकल भौतिकी और एक मॉडर्न भौतिकी है। तो क्लासिकल भौतिकी वह है जिसके अंदर किससे काम होता था? मशीनरी से। और यह जो मशीनरी है इसके द्वारा बल लगाया जाता था। लेकिन यहां आधुनिक भौतिकी जो है, यह आधुनिक भौतिकी काम किसके ऊपर करती है? या तो परमाणु पे, या अणु पर, या क्वांटम के सिद्धांत पर। अब बल का दोनों का लगाने का तरीका और बल के मान का भी अंतर है। इसमें परमाणु या अणु या क्वांटम जो रहेगा उस क्वांटम के आधार पर बल लगाया गया है। मतलब यहां बल का मान क्या रहेगा? कम लगाया जाएगा, लेकिन उसका परिमाण जो रहा होगा या उसका रिजल्ट जो मिलेगा वह ज्यादा मिलेगा। तो ये जो बल है, सबसे पहली बात है कि किसने बताया? न्यूटन ने। मान लीजिए मैं किसी वस्तु के ऊपर बल लगा रहा हूं, और जब बल लगा रहा हूं तो बल पहली बात तो क्या कहता है? बल ये कहता है कि कोई भी द्रव्यमान का पिंड है और उस द्रव्यमान के पिंड में यदि समय के साथ क्या रहेगा? परिवर्तन होता है, तो या तो उसके वेग में क्या रहे? परिवर्तन। और जब वेग में परिवर्तन होगा, और किसका होगा? उस द्रव्यमान का, तभी उसे क्या कहा है? उसके गुणनफल को बल का नाम दिया है। मान लीजिए मेरे द्वारा किसी दीवार पर धक्का लगाया जा रहा है, और धक्का लगाने के बावजूद मेरे शरीर के पसीने आ गए, मैंने बहुत अच्छे तरीके से उस पर क्या लगाया है? बल लगाया है, लेकिन उस दीवार में कोई भी विस्थापन नहीं है, वह अपनी जगह से क्या नहीं हुआ है? वह खिसकी नहीं है, स्थिर है वो। तो स्थिर जब है तो मेरे द्वारा जो लगाया गया बल है उस बल का मान कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं हुआ? एस्किलरेशन तो आया ही नहीं, वेग में परिवर्तन तो हुआ ही नहीं। जब वेग में परिवर्तन हुआ नहीं हुआ तो मेरे द्वारा जो लगाया गया बल का मान होगा वो क्या होगा? वह 0 होगा। तो जो बल होता है मतलब एक ऐसी भौतिक राशि है, और यह ये कहती है कि यदि किसी पिंड पर लगाया जाए, यदि किसी पिंड पर लगाया जाए और उस पिंड में क्या हो? उसके द्रव्यमान के साथ वेग में परिवर्तन हो, और जब वेग में परिवर्तन होगा तो उसे जो कहा है वो बल का मान दिया गया है। अब ये जो बल होगा, इस बल की जो इकाई क्या है? न्यूटन है। मतलब ये मान के चलना कि यह बल का मान अलग अलग स्थितियों में अलग अलग रहेगा। मशीनरी की अगर बात की जाए तो बल का मान हो सकता है कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो, लेकिन यदि आधुनिक भौतिकी की बात की जाए तो थोड़े ही बल के द्वारा आपके साथ ज्यादा परिमाण का उपयोग किया जा सकता है। यदि यहां मशीनरी में भी बात करें तो देखना, मशीनरी आजकल जो होती है वो हाइड्रोलिक सिस्टम के ऊपर काम करती है। जब ये हाइड्रोलिक सिस्टम के ऊपर काम करती है तो थोड़े से बल के लगाने के बावजूद ही उस मशीनरी से ज्यादा मात्रा में काम करवा लिया जाता है। तो ये बल का मान क्या रहेगा? अलग अलग स्थितियों में अलग अलग काम करेगा। अब इसकी जो इकाई होती है, बल की इकाई जो होगी वो किस में मापते हैं? न्यूटन में मापते हैं।
अब ये जो न्यूटन होता है, यही तो न्यूटन क्या रहेगा कि भाई उस द्रव्यमान के पिंड में क्या रहेगा, परिवर्तन कितना है या कितने परिमाण का बल लगा है। हो सकता है वह 10 न्यूटन का रहा हो, ये क्या रहेगी, इकाई रहेगी। कितना परिमाण है, 10 न्यूटन का है। तो यह जो 10 दिखाया गया है ये क्या है, इसमें उस पर लगाया गया बल का मान है। जब बल का मान है, हो सकता है इस तरीके से कि भाई आपके घर में जैसे आप सुबह सुबह सोए थे तो आपकी मां ने आवाज दी और आपके उस पिंड में कोई हलचल नहीं, आप में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन यदि वह आवाज पिताजी की होती तो आपके उस पिंड में या आप में क्या होता, परिवर्तन होता और आप तुरंत प्रभाव से किसी ना किसी जगह पर अपना काम कर रहे होते। तो बल का जो मान रहेगा वह मशीनरी या आधुनिक भौतिकी के आधार पर अलग स्थिति है और वह क्लासिकल जो भौतिकी है वहां पर बल का मान अलग तरीके से भी देखा गया। अब देखना, ये जो बल है इस बल के प्रकार भी होते हैं। बल का प्रकार का मतलब होता है कि इसके अलग अलग टुकड़ों में तोड़कर देखा जाता है कि भाई बल जो है, इस बल को यदि मैं बात करूं नाभिकीय बल के ऊपर, तो पहला जो है नाभिकीय बल है। नाभिक का मतलब होता है कि भाई एक परमाणु है और उस परमाणु के बाह्यतम कक्षा में तो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, और ये जो नाभिक होता है इस नाभिक में दो चीजें हैं, एक होता है न्यूट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन। अब इसमें देखना, पहली बात तो डिपेंड करता है कि क्या एक परमाणु में एक से ज्यादा प्रोटॉन हो सकते हैं। यदि हो सकते हैं तो प्रोटॉन पर चार्ज क्या होता है और न्यूट्रॉन पर चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रॉन पे बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है नेगेटिव का। दूसरी बात आती है प्रोटॉन पर, तो प्रोटॉन पर चार्ज होता है पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पर चार्ज होता है जीरो। मतलब यह न्यूट्रॉन जो होते हैं उदासीन होते हैं। जब यह स्थिति है तो क्या एक से ज्यादा नाभिक में प्रोटॉन हो सकते हैं, तो हां बिल्कुल होते हैं। जब ये बिल्कुल होते हैं तो एक छोटी सी चीज यहां और देखना कि जब समान आवेश है, और आपने ये चीज पढ़ी है कि जब समान आवेश होता है तो प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण, और दूसरा होता है कि असमान आवेश में आकर्षण होता है। जब ये आकर्षण और प्रतिकर्षण की स्थिति होती है तो उस नाभिक में एक से ज्यादा क्या है, प्रोटॉन भी है। और जब एक से ज्यादा प्रोटॉन है लेकिन उसके बावजूद भी वह वहां का कैसे बैठे हैं, प्यार प्रेम के साथ बैठे हैं, तो नाभिकीय बल ऐसा बल है कि अत्यंत कम दूरी पर लगने वाला बल है, और इन दोनों में आकर्षण के बजाय क्या है, प्रतिकर्षण के बजाय क्या रहेगा, आकर्षण की स्थिति रहेगी। अब ये जो अत्यंत कम दूरी जो रहेगी वह रहेगी आपकी 10 की पावर -15 मीटर। इसका मतलब यह है कि माइनस में नहीं है ये वैल्यू माइनस में ना होकर पॉजिटिव ही रहेगी कि भाई एक जीरो है, जीरो के बाद आपके पॉइंट के बाद आपकी कितनी रहेंगी, 14 जीरो, और उसके बाद एक रहेगा। इसका मतलब यह है कि बहुत ही अत्यंत कम दूरी पर लगने वाला बल है और समान आवेश होने के बावजूद भी क्या दर्शाएगा, यह आकर्षण का भाव दर्शाता है। तो उसे जो कहा गया है वह आपका नाभिकीय बल दिया गया है। अब दूसरी बात ध्यान देना, ब्रह्मांड का सबसे प्रबलतम बल है। क्यों है, क्योंकि यह समान आवेश होने के बावजूद भी क्या दिखा रहा है, आकर्षण का भाव दिखा रहा है। जब यह स्थिति रहेगी इसे ही क्या नाम दिया गया है, नाभिकीय बल। और किसका है, ब्रह्मांड का सबसे प्रबलतम बल है, ब्रह्मांड का सबसे प्रबलतम या कठोर प्रकार का बल है। तो देखना, यांत्रिकी में मात्रक थी, सदिश राशियां, अदिश राशियां, मात्रक कितने हैं, मात्रकों के बाद आपने देखा दूरी की इकाई। दूरी में आपने तीन चीजें देखी, एक खगोलीय इकाई, एक प्रकाश वर्ष और एक पारसेक। और उसके बाद हम बल पर चर्चा कर रहे हैं। बल के जो आगे की स्थितियां रहेंगी नाभिकीय बल के अलावा, जो आपका विद्युतीय बल है, चुंबकीय बल है, या रहेगा आपका गुरुत्वीय बल या वांडर वाल जो फोर्स होते हैं, उनके बारे में चर्चाएं करेंगे। धन्यवाद।